मैंने अपनी लाइफ में काफी सारे रैपर्स को स्टडी करा है और उनमें से बहुत से रैपर्स को सीरियल किलर बनते हुए भी देखा है, जिनमें से कुछ ने तो मर्डर करने का अटेम्प्ट करा और कुछ ने मर्डर कर ही डाला। लेकिन मैंने ऐसा बहुत कम देखा है कि पहले एक बंदा सीरियल किलर था फिर वो रैपर बन गया हो, और मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा कि किसी सीरियल किलर को 100 साल की सजा मिल रही हो और वो उसे एस्केप करके एक मेन स्ट्रीम रैपर बन गया हो। वैसे तो तुमने टाइटल और थंबनेल देख के गैस कर लिया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एंड आई नो पहले ही सब उससे फेमिलियर भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि वीडियो की शुरुआत में उसको लिल डर्क इंट्रोड्यूस करवाए। इसीलिए जब डर्क बोलेगा किंग तो तुम बोलना वॉन। King, 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 King. We put it one from 64 and from 65th, we not from 63rd. She be with this shit, she tell me wait. I say for sure, baby, let me know if you wanna eat. She like, Vaughn, you already know what your girl don't eat. I'm like, cool, I can do that, boo. But you want some shoes, Jimmy Choo, with a hairband too. Grab a baby when she gives a smile. तो वॉन की स्टोरी शुरू होती है 1974 में उसके डैड सिल्क से, जो कि एक जाने माने ड्रग डीलर, गैंगस्टर और स्ट्रीट पर्सन थे। वो शिकागो में एडा पार्क नाम की जगह के पास रहते थे और वो ब्लैक डिसाइपल्स के मेंबर भी थे, जिस वजह से वो अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। 1994 के दौरान जब सिल्क स्ट्रीट्स पे थे और अपने लीगल इश्यूज को फेस कर रहे थे तो उनकी वाइफ टाइशा ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा डेवॉन बेनेट AKA किंग वॉन। जिस टाइम पे वॉन पैदा हुआ था उस टाइम पे उसके डैड उसके आसपास नहीं थे। उस टाइम पे उनका जेल के अंदर आना जाना लगा हुआ था, जिस वजह से उसकी मदर टाइशा ने उसको बड़ा करा। और इस टाइम पे वॉन अपनी मदर के साथ किल वार्ड में रहता था। वैसे तो वॉन एक मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन उसके बाद भी उसकी मदर ने उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। आई मीन वॉन को उसके बचपन में वो सब मिला जो उसे चाहिए था। वॉन अपने स्कूल डेज में काफी कूल रहता था और वो कभी कभी किसी फाइट में इन्वॉल्व होता था। कहने का मतलब साफ है कि वो कोई प्रॉब्लमैटिक किड नहीं था। इसके अलावा वो अपनी स्कूल टीम के लिए बेसबॉल भी खेलता था, लेकिन वॉन का ये बिहेवियर उसके साथ ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाया और इसके कुछ टाइम बाद उसने अपने साथ स्कूल में वेपन्स ले जाने शुरू कर दिए। और शिकागो जैसी क्रिमिनल सिटी के अंदर किसी बच्चे के पास वेपन होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो स्कूल बस वेपन लेके जाता था, उसने वहाँ पे कभी उसे यूज नहीं करा, जिस वजह से वो कभी पकड़ा ही नहीं गया। हालांकि वॉन जहाँ पे रहता था किल वार्ड, वो एक काफी डेंजरस एरिया था और उसके डैड का सिक्का पूरे शिकागो में चलता था, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर अभी तक कोई चेंजेस नहीं आए थे। कहने का मतलब ये है कि उसका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था। जिसके बाद 8th ग्रेड से उसने पार्कवे एकेडमी हाई स्कूल जाना शुरू कर दिया। भले इस टाइम पे वॉन 8 साल का हो चुका था, लेकिन अभी तक उसने अपने डैड को नहीं देखा था, क्योंकि उसके डैड एक गैंग मेंबर थे। लेकिन जब वॉन 8 साल का हुआ तो उसने पहली बार अपने डैड को देखा, जिनका नाम है सिल्क, और लोग उन्हें शिकागो का लेजेंड भी बोलते हैं। अब नो डाउट वॉन के लिए एक काफी अलग एक्सपीरियंस रहा होगा, क्योंकि उसने 8 साल में पहली बार अपने डैड को देखा था। लेकिन उसके बाद भी वॉन का कहना है कि उसके डैड उसकी लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। लेकिन अपने डैड से मिलने के पूरे 3 साल बाद 31 जुलाई 2005 को वॉन को एक ऐसी न्यूज मिली जिसने उसका बिहेवियर और माइंड 360 डिग्री पे रोटेट कर दिया, जहां उसे पता चला कि कुछ स्नाइपर्स ने मिलकर उसके डैड को गोली मार दी है, जिस वजह से उनकी मौके पे ही डेथ हो गई है। अब वैसे तो वॉन के डैड कोई रैपर या सेलिब्रिटी नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी पूरा शिकागो उनकी काफी रिस्पेक्ट करता था। और देखा जाए तो ये एक काफी बड़ी बात है, क्योंकि अगर तुम एक गैंगस्टर हो तो तुम कितने भी अच्छे काम कर लो, लोग तुम्हें उसी नजरिए से देखेंगे। आई मीन एक गैंगस्टर के नजरिए से। वैसे तो वॉन को अपने डैड के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला, पर उसने जितना भी टाइम उनके साथ स्पेंड करा उसने उसे एक लेसन के तौर पे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करा, जिससे ये पता चलता है कि उसके डैड और उसका काफी डीप रिलेशनशिप था। अब वॉन के डैड की डेथ से उसकी फैमिली को काफी इम्पैक्ट हुआ था, जिस वजह से इस इंसिडेंट के पूरे 4 साल बाद वो लोग किल वार्ड को छोड़ के पार्कवे गार्डन्स में मूव हो गए, जिस जगह को विक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और आज तुम इस जगह को ओ ब्लॉक के नाम से जानते हो, और इसका नाम ओ ब्लॉक कैसे पड़ा ये तुम्हें आगे पता चलेगा। दरअसल जिस टाइम पे वॉन यहाँ पे मूव हुआ था उस टाइम पे इस जगह को विक सिटी बोला जाता था, और यहाँ से वॉन की लाइफ में एक नया चैप्टर आ गया। अगर तुम पहली बार ओ ब्लॉक के बारे में इंटरनेट पे सर्च करोगे तो तुम्हें देख के लगेगा कि ये तो नॉर्मल सी प्लेस है, इसमें क्या खास बात है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ना सिर्फ पूरे शिकागो को, बल्कि ये जो ओ ब्लॉक है इसे पूरे यूएसए की सबसे ज्यादा डेंजरस स्ट्रीट माना जाता है, जहाँ पे लोग रात में तो छोड़ो दिन में भी जाने से डरते हैं, जिस वजह से यहाँ पे क्राइम रेट हमेशा टॉप पे रहता है। दरअसल ये पूरा एरिया गैंग्स के अंडर में आता है, जिन गैंग्स के नाम है GD और BD, जहाँ पे BD की फुल फॉर्म है ब्लैक डिसाइपल्स और GD की फुल फॉर्म है गैंगस्टर डिसाइपल्स। अब तुम्हें नाम सुन के लग रहा होगा कि ये दोनों गैंग्स एक ही होंगी, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। दरअसल ये दोनों गैंग्स आपस में एक दूसरे के जान के दुश्मन है।
और इन गैंग्स के मेंबर कोई वानाबी गैंगस्टर्स नहीं है, वो लोग बल्कि रियल गैंगस्टर्स हैं। और यहाँ पे रियल गैंग वॉर होती है जिसमें लोग बिना किसी के डर के एक दूसरे के ऊपर शूटिंग करते हैं और एक दूसरे का मर्डर करते हैं। और ये बात तुम्हें वीडियो के एंड तक कंफर्म हो जाएगी। इन गैंग्स के अंदर तुम्हें ज्यादातर या तो ड्रग डीलर्स मिलेंगे या तो रैपर्स मिलेंगे। I mean, इनका प्रोफेशन ही यही होता है। इसके अलावा वो लोग अपने पास इलीगल वेपन्स भी रखते हैं। अब ओ ब्लॉक को एक क्रिमिनल एरिया तो माना ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ इसे एक लो इनकम एरिया भी माना जाता है, जिसका मतलब साफ है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं और जो वो लोग जॉब करते हैं और उससे उन्हें जो सैलरी मिलती है वो एवरेज से काफी कम होती है, जिस वजह से यहाँ पे क्राइम रेट और गरीबी दोनों पीक पे हैं। और आर्टिस्ट जैसे लिल रीस, चीफ कीफ और लिल डर्क ये सब यहीं से हैं और किंग वॉन भी यहीं से है। कहने का मतलब ये है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने ओ ब्लॉक को मैप पे लाया है। और स्पेशली चीफ कीफ, वो तो ड्रिल म्यूजिक और ओ ब्लॉक दोनों को मैप पे लाया है। अब साल 2010 शुरू हो गया था और वॉन को ओ ब्लॉक में रहते रहते 1 साल हो गया था। और इस वक्त तक वॉन ने अपने पैर स्ट्रीट्स पे रख दिए थे और वो गन वायलेंस और गैंग्स वगैरह में इन्वॉल्व होने लग गया था, जो कि वो कभी चाहता भी नहीं था। लेकिन रियलिटी तो ये है कि अगर तुम ओ ब्लॉक में रहते हो तो तुम्हें कोई ना कोई गैंग तो ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, वरना या तो आज तुम इस गैंग से मार खाओगे और कल उस गैंग से। कहने का मतलब ये है कि गैंग ज्वाइन करना कंपलसरी है। अब क्योंकि वॉन के डैड एक ब्लैक डिसाइपल के मेंबर थे, इसलिए उसने भी ब्लैक डिसाइपल को ज्वाइन कर लिया, जिसके अंदर वॉन के अलावा टी रॉय, बोस्टॉप, ऑडी पेरी, ड्यूक, बॉस मनी, बिग ए, शेडियो, पटून और ट्रे 5 जैसे लोग थे। वहीं दूसरी तरफ इनके ऑप्स थे जिनकी गैंग का नाम था STL EBT, जहाँ पे STL सेंट लॉरेंस बॉयज का रेफरेंस है। और ये गैंग जिस ब्लॉक में मौजूद थी उस ब्लॉक का नाम है 63rd। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि वॉन अपने गानों में बार बार क्यों बोलता है कि वो 64 और 65 से है, ना कि 63rd से। इस गैंग के अंदर भी काफी डेडली शूटर्स थे, जिनमें से सबसे पहले आती है फीमेल असैसिन KI, उसके बाद टूका, लिल बी, लिल जे, FBG डक, FBG बटा और वुप्स की। ये सभी लोग 63rd से थे और ये लोग ब्लैक डिसाइपल्स के ऑप्स थे। इसके बाद साल 2010 में अगस्त का महीना आया, जहाँ पे वॉन ने एक अजनबी बंदे के ऊपर गन पॉइंट कर दी और गन पॉइंट के ऊपर उसने उसकी कार को लूट लिया। और इस केस का रेफरेंस उसने अपने सॉन्ग आर्म्ड एंड डेंजरस में दिया भी है। इस केस की वजह से वॉन को 21 से 45 साल की सजा होने वाली थी, लेकिन जब कोर्ट ने उसकी एज देखी तो उन लोगों ने इमीडिएटली चार्जेस को ड्रॉप कर दिया और कोर्ट ने वॉन को एक शर्त पे छोड़ा कि पहले वो बूट कैंप के लिए जाएगा। बूट कैंप बेसिकली एक एक्टिविटी होती है जहाँ पे प्रिजनर्स को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। इस केस से रिलेटेड तुम्हें इंटरनेट पे काफी कम इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि जब भी कोई 18 साल से पहले क्राइम करता है तो उसके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स को प्राइवेट रखा जाता है। जैसे तुमने एनाली चोपा के केस में देखा होगा कि उसके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स प्राइवेट हैं, जिस वजह से किसी को पता ही नहीं है कि वो जेल क्यों गया था। लेकिन इसके बाद जब वॉन जेल से बाहर आया तो इसके कुछ महीनों बाद वो एक बार फिर अरेस्ट हो गया, जहाँ पे उसे 15 महीनों के लिए फिर दोबारा जेल में डाल दिया और इस केस की भी इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं की। लेकिन जिस टाइम पे वॉन जेल के अंदर था उस टाइम पे बाहर ब्लैक डिसाइपल और गैंगस्टर डिसाइपल्स के बीच में वॉर चल रही थी। जिसके बाद 12 जनवरी 2011 को टूका, जो कि STL EBT का मेंबर था, उसकी मदर को पता चला कि टूका को स्कूल से सस्पेंड कर दिया है, जिस वजह से टूका की मदर खुद उसको स्कूल छोड़ के आई, क्योंकि आज उसका रेसलिंग मैच था। टूका स्कूल गया और वो वहाँ पे रेसलिंग मैच को जीत भी गया, जो कि उसके लिए काफी बड़ी बात थी। अब नो डाउट ये टूका के लिए काफी स्पेशल दिन था, इसलिए वो शाम को वापस घर आ रहा था। शाम के 6 बजे टूका 63rd स्ट्रीट के बस स्टैंड पे जाके खड़ा हुआ और वो वहाँ पे बस के आने का इंतजार करने लगा। जिसके बाद टूका ने अपनी मदर को कॉल करा और ये बताया कि आज उसने रेसलिंग मैच जीत लिया है, जिससे उसकी मदर काफी खुश हो गई। थोड़ी देर बाद उस बस स्टैंड पे एक ब्लैक कलर की कार आके रुकी, जिसके अंदर सभी मेंबर्स ने काले कलर के मास्क पहन रखे थे। तभी उस कार में से एक बंदा बाहर निकला और उसने टूका से टाइम पूछा। जैसे ही टूका ने टाइम बताने के लिए अपनी घड़ी की तरफ देखा तो उस बंदे ने टूका के ऊपर फायरिंग कर दी, जिससे टूका पास पड़े कचरे के कैन के पास गिर गया। जिसके बाद वो बंदा टूका के पीछे गया और उसने बार बार उसके ऊपर फायरिंग कर दी, जिससे ये पता चलता है कि उस बंदे का मकसद साफ था कि टूका मर जाए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, टूका की डेथ हो गई। अब नो डाउट ये काफी डिस्टर्बिंग फैटल शूटिंग थी जिसमें टूका की जान चली गई थी। वैसे तो उस टाइम पे टूका सिर्फ 15 साल का था, लेकिन वो पूरे शिकागो में वेल नोन गैंगस्टर था, जिस वजह से शिकागो में उसे सब जानते थे। और अब टूका के गैंग मेंबर्स रिवेंज लेना चाहते थे और टूका को याद करने के लिए उन लोगों ने अपनी गैंग का नाम बदल के टूकाविल रख दिया था, टूका के ऑनर में।
अब टूका की डेथ से उसके गैंग मेंबर और फैमिली मेंबर तो ट्रॉमेटाइज थे ही, लेकिन एक ऐसा पर्सन भी था जिसने टूका के मर्डर को अपने दिल पे ले लिया था, और वो थी गैंगस्टर डिसाइपल्स की फीमेल असैसिन केआई। वैसे तो केआई का चाइल्डहुड भी काफी रफ था, क्योंकि जिस जगह पे वो रहती थी वहाँ पे गन वायलेंस बहुत ज्यादा था, और तो और बचपन में उसके डैड को गोली मार दी थी, जिस वजह से केआई ने अपने पास की गैंग गैंगस्टर डिसाइपल्स को ज्वाइन कर लिया था। और जब उसने गैंगस्टर डिसाइपल्स को ज्वाइन करा तो उसने टूका के साथ रहना शुरू कर दिया, और वो टूका की काफी अच्छी फ्रेंड भी बन गई थी। और जब उसे पता चला कि ब्लैक डिसाइपल्स के लोगों ने टूका का मर्डर कर दिया है, तो उसने खुद को एक ब्रूटल गैंग वॉर के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। जहां इस टाइम पे वॉन अपना टाइम जेल में स्पेंड कर रहा था, वहीं केआई विक सिटी यानी ओ ब्लॉक के लोगों से बदला लेने का प्लान बना रही थी। जिसके बाद 10 अगस्त 2011 को जब टूका का बर्थडे आया उसकी डेथ के बाद, तो अगले दिन रात के 11:30 बजे एफबीजी बटा और केआई दोनों ओ ब्लॉक की 64th स्ट्रीट पे पहुंचे, जहां पे पहले से ही ओडी पेरी खड़ा था, जो कि एक जाना माना ब्लैक डिसाइपल्स का मेंबर और गैंगस्टर था। जहां पे केआई ने बिना राइट लेफ्ट देखे उसके ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी, और इस फायरिंग के दौरान एक गोली ओडी पेरी की नेक पे लग गई, जिससे उसकी वहीं पे डेथ हो गई। अब अगेन ये एक रिवेंज मर्डर था, जिसमें एक जाने माने ब्लैक डिसाइपल्स के मेंबर ने अपनी जान गंवा दी थी, और उसको मारने वाली थी केआई। और केआई ने ये इसलिए किया था क्योंकि उन लोगों ने टूका का मर्डर कर दिया था। ओडी पेरी की डेथ से ब्लैक डिसाइपल्स को इतना बड़ा शौक लगा कि उन लोगों ने अपने ब्लॉक का नाम विक सिटी से बदल के ओ ब्लॉक रख दिया, जहाँ पे जो ओ है वो ओडी पेरी का रेफरेंस है, और यहीं से शुरुआत हुई थी ओ ब्लॉक की, जिस वजह से ओडी पेरी की डेथ के बाद इस जगह को ओ ब्लॉक के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट तो जब आया जब वॉन को पता चला कि उसके सबसे क्लोज फ्रेंड ओडी पेरी का मर्डर हो गया है, और उसे गोली मारने वाली है ऑप्स गैंग। ये पता चलने के बाद वॉन ने भी खुद को एक ब्रूटल गैंग वॉर के लिए तैयार करना शुरू कर दिया, और उसके टारगेट पे थी सबसे पहले केआई, क्योंकि उसी ने ओडी पेरी को गोली मारी थी। जिसके बाद 25 सितंबर 2012 को पहली बार वॉन और केआई एक ट्रेन में मिले, जहाँ पे वॉन ने उसको देखते के साथ ही उसके फेस पे काफी सारे पंच मारे। और ना सिर्फ इतना, बल्कि वॉन ने केआई को इस चीज के लिए ट्विटर पे ट्रोल भी करा था, और यहाँ से इन दोनों का एक अलग ही किस्म का रिलेशनशिप शुरू हो गया, क्योंकि भले ही केआई वॉन की दुश्मन थी, लेकिन उसके बाद भी उसका उसके ऊपर क्रश था, जिस वजह से ये दोनों ट्विटर पे एक दूसरे को रोज लव लेटर लिखते थे। लेकिन साथ ही साथ ये दोनों मौका ढूंढ रहे थे कि कब ये दोनों एक दूसरे का मर्डर करें। इसके कुछ दिनों बाद केआई एक बार फिर से ट्रेन के अंदर गई, और इस बार उसे ट्रेन में लिल स्कर्ट मिला, जो कि ब्लैक डिसाइपल्स का ही मेंबर था। केआई ने वहां पे उसको देखते के साथ ही मारना शुरू कर दिया, और उसने उसे खूब मारा। और ये बात केआई ने खुद वॉन को ट्विटर पे बताई थी कि मैंने विक सिटी के एक बंदे को खूब मारा है, और वो मुझे लड़की होने के बाद भी हाथ तक नहीं लगा पाया। इसके बाद केआई ने वॉन को उकसाना शुरू कर दिया कि वो उससे बैटल करे, लेकिन वॉन बस उसके साथ फ्लर्ट करता रहता था। इसके कुछ दिनों बाद वॉन 63rd स्ट्रीट में गया, जहाँ पे उसे राइवल गैंग के कुछ मेंबर दिखाई दिए, जिनमें से एक था वुप्स की। वॉन ने उन्हें देखते के साथ ही उनका पीछा किया, और वो उनको मारने के लिए भागा, लेकिन वो लोग पास मौजूद एक लोकल स्टोर में घुस गए। जिसके बाद वहाँ पे जो स्टोर के अंदर स्टाफ मौजूद था, उन लोगों ने उस स्टोर को अंदर से बंद कर लिया, ताकि वॉन अंदर आके उन गैंग मेंबर्स को मारने ना लगे। बट इसके बाद भी वॉन और केआई की बीफ ट्विटर पे कंटिन्यू थी, जहाँ पे 20 नवंबर 2012 को शिकागो पुलिस ने वॉन को एक बार फिर अरेस्ट कर लिया, और इस बार उसके ऊपर चार्जेस लगे थे अनलॉफुल पोजेशन ऑफ फायर आर्म के, जिसका मतलब होता है अपने पास कोई गन, राइफल या फिर पिस्टल रखना। जिस वजह से वॉन को साल 2013 पूरा जेल के अंदर बिताना पड़ा था, और वो 2014 के जनवरी के महीने में छूटा। जेल से बाहर आने के बाद भी वॉन पहले जैसा ही था, और वो उन्हीं चीजों को फॉलो कर रहा था जिस वजह से वो पहले जेल गया था। जिसके बाद उसने केआई के लिए ट्विटर पे ट्वीट करा और उससे उसके हालचाल पूछे, लेकिन केआई ने वॉन को इग्नोर कर दिया। अब भले ही केआई उसकी दुश्मन थी, लेकिन इस बार उसने उसको वाइफी भी बोल दिया था। इसके अलावा वॉन ने केआई से ये भी पूछा कि जब मैं जेल में था तो तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई, पर केआई ने वॉन के क्वेश्चन को इग्नोर करके उससे बोला कि जब तुम जेल के अंदर थे तो हमने तुम्हारे फ्रेंड जे मनी को मार दिया, और तुम्हें कैसा लग रहा है। जे मनी को जिस बंदे ने मारा था उसका नाम था लिल बी, लेकिन कुछ दिनों बाद शिकागो पुलिस ने लिल बी का भी इनकाउंटर कर दिया था, क्योंकि उसने एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर गन पॉइंट कर दी थी। तो अभी तक अगर तुम देखोगे तो इन दोनों गैंग्स ने आपस में मिलकर एक मर्डर चेन क्रिएट कर दी है। मतलब एक बंदा ब्लैक डिसाइपल से मरेगा तो दो गैंगस्टर डिसाइपल से मरेंगे। लेकिन वॉन केआई को अपने हाथों से मारना चाहता था, और केआई उसे अपने हाथों से मारना चाहती थी। जिसके बाद 11 अप्रैल 2014 को एट दी एंड केआई ने अपनी ट्विटर पे लोकेशन ट्वीट करी। अब नो डाउट ये दोनों एक दूसरे का मर्डर करने का प्लान बना रहे थे, इसलिए वॉन को भी इसी मौके का इंतजार था कि कब इन दोनों का फेस टू फेस बैटल हो, और केआई ने ट्वीट करके वो मौका खुद वॉन को दे दिया था। इस दिन केआई अपने एक फ्रेंड का बर्थडे मनाने के लिए 600 ब्लॉक में घूम रही थी, और वॉन को भी उसकी लोकेशन का डेफिनेटली पता चल गया था। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक कार आके रुकती है, जिसमें से एक बंदा बाहर निकलता है। पहले उस बंदे ने वहाँ मौजूद लोगों को हाथ दिखा के साइड होने के लिए बोला, जिस वजह से उसको उसका टारगेट मिल सके। जिसके बाद उसने केआई और उसके फ्रेंड्स के ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जहाँ पे उसने केआई को रिपीटेडली 9 गोली मारी, जिसमें से कुछ गोलियां उसकी नेक पे लगी, जॉ पे और चेस्ट पे भी। लेकिन लगातार 9 गोलियां खाने के बाद भी केआई जिंदा थी, और वो पास मौजूद घर के पास जाके लेट गई, और वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। और यहाँ से इस गैंग वॉर ने एक नया
नया टर्न ले लिया, क्योंकि पहले ही केआई एक तो एक फीमेल शूटर थी, इसके अलावा उसकी एज सिर्फ 17 साल थी। केआई के डेथ के बाद पुलिस ने इमीडिएटली कुछ लोगों को कस्टडी में लिया जिनके ऊपर उनको शक था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो जब आया जब 24 अप्रैल 2014 को वॉन को अरेस्ट कर लिया, वो भी केआई मर्डर केस में। लेकिन इस टाइम पे उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगे थे, क्योंकि उसका फायरिंग करने का कोई प्रूफ नहीं था, जिस वजह से पुलिस वालों ने बस इन्वेस्टिगेशन करके उसे छोड़ दिया था। लेकिन इसके बाद भी वॉन ने अपना स्ट्रीट्स के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू रखा और केआई मर्डर केस के पूरे 1 महीने बाद उसने एक और बहुत बड़ी गलती कर दी। दरअसल 29 मई 2014 को वॉन लसेल स्ट्रीट पे एक बर्थडे पार्टी में गया था, जो कि लमेंडा नाम की एक लेडीज के बेटे की बर्थडे पार्टी थी। और जहाँ पे ये बर्थडे पार्टी थी उससे थोड़ी दूर एक साइंस म्यूजियम भी था, जहाँ पे मैल्कम स्टकी नाम का एक बंदा काम करता था और वो बंदा भी इस पार्टी में आने वाला था। लेकिन वॉन उससे पहले ही पार्टी में पहुंच चुका था और वो गेस्ट से बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद पार्टी में मैल्कम स्टकी अपने 2 दोस्तों के साथ आया, जहाँ पे उसके दोस्त वॉन की तरफ देख के आपस में विस्पर करने लगे और वॉन ने ये चीज नोटिस कर ली। जिसके बाद लेमेंडा, जिनके बेटे की बर्थडे पार्टी थी, उन्होंने वॉन से बोला कि पार्टी के अंदर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सबको पता था कि ये एक ब्लैक डिसाइपल का मेंबर है। जिसके बाद वॉन ने भी उन्हें रिप्लाई किया कि वो यहाँ पे कोई गड़बड़ करने नहीं आया है। फिर वॉन ने उनकी तरफ देख के स्माइल करा और वो वहाँ से चला गया। 45 मिनट बाद वॉन वापस आया, जहाँ पे उसके साथ उसका एक फ्रेंड माइकल वेड भी था। इसके अलावा वॉन के पास एक गन भी थी, जो कि 40 कैलिबर स्मिथ एंड वेसन थी। इसी टाइम पे मैल्कम स्टकी भी उस पार्टी हाउस से बाहर निकला, जो कि वहाँ पे सिगार पीने आया था। जैसे ही वॉन और माइकल वेड ने उसे देखा तो वो लोग पीछे वाली गली से उसे नॉकआउट करने के लिए गए और किस्मत से इन दोनों को वो घर के बाहर ही मिल गया। जिसके बाद वॉन और उसके फ्रेंड ने मैल्कम स्टकी और उसके दोस्तों के ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें जो गोलियां मैल्कम स्टकी के फ्रेंड्स को लगी वो तो वहीं पे घायल हो गए। जिसे देखने के बाद मैल्कम स्टकी ने भागने की कोशिश करी, पर वॉन और उसके दोस्त ने उसके सर पे गोलियां मार दी, जिससे उसकी वहीं पे डेथ हो गई, वो भी स्कूल यूनिफॉर्म में ही। और फायरिंग करने के बाद वॉन और उसका फ्रेंड उसी टाइम वहां से भाग गए। अब ये एक ओपन मर्डर केस था, जिस वजह से पूरे 2 महीने बाद पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया, जहाँ पे इनके ऊपर चार्जेस लगे 1st डिग्री मर्डर और 2 अटेम्प्ट मर्डर्स के। और ये वो केस है जिस वजह से वॉन को पूरे 100 साल की सजा मिलने वाली थी। पर जैसा कि कोर्ट का रूल होता है कि किसी को भी बिना प्रूफ के सीधा जेल में नहीं डाला जाता, जिस वजह से पुलिस ने इनसे पूछताछ करनी शुरू करी। जहाँ पे जो बंदा था माइकल वेड, उसने बताया कि उसने 15 से 16 बार फायरिंग करी थी, लेकिन उसकी चलाई हुई कोई भी गोली किसी को नहीं लगी, जिसका मतलब साफ था कि वो स्निच करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो खुद फ्री हो जाए और वॉन इस केस में फंस जाए। लेकिन जब पुलिस ने वॉन से बात करने की कोशिश करी तो उसने 3.5 साल तक अपना मुंह बंद रखा और वो अपने कोर्ट ट्रायल का इंतजार करता रहा। पूरे 3.5 साल बाद जब इस मर्डर केस का कोर्ट ट्रायल शुरू हुआ तो ये केस 5 दिन में सॉल्व हो गया, जहाँ पे जो माइकल वेड नाम का बंदा था वॉन के साथ, उसके ऊपर चार्जेस लगे एग्रेवेटेड बैटरी विद फायर आर्म के, जिसका मतलब होता है किसी के भी ऊपर इलीगल शूटिंग करना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वॉन, जो इस केस में काफी बड़ा रोल प्ले करता था, कोर्ट ने उसको डायरेक्ट फ्री कर दिया क्योंकि उसके अगेंस्ट ज्यादा एविडेंस नहीं थे। और यहाँ पे वॉन काफी लकी साबित हुआ, क्योंकि अगर वो इस केस में फंस जाता तो उसकी पूरी जिंदगी चली जाती। इस केस से फ्री होने के बाद वॉन ने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम देना शुरू कर दिया। और इस टाइम पे वॉन की जो फाइनेंशियली हेल्प कर रहा था वो था लिल डर्क। लेकिन इस टाइम पे वॉन को भी खुद अपने लिए पैसों की जरूरत थी, जिस वजह से उसने कोई काम धंधा ढूंढना शुरू करा, जहाँ पे उसने डिसाइड करा कि वो ड्रग डीलिंग का काम करेगा। लेकिन वॉन खुद को ड्रग एडिक्ट लोगों के साथ नहीं रख पाया, जिस वजह से उसने ये काम क्विट कर दिया। जिसके बाद वॉन के होमीज ने उसको सजेस्ट करा कि तुम्हें रैपिंग करनी चाहिए, लेकिन वॉन हमेशा एक ही बात बोलता था कि रैपिंग डर्क कर तो रहा है, जिस वजह से उसने कभी खुद रैपिंग को ट्राई नहीं करा। इसके बाद खुद वॉन ने एक बार डर्क की तरफ देखा, जो कि काफी सक्सेसफुल था। डर्क फाइनेंशियली काफी स्टेबल था और तो और वो फेमस भी था, जिस वजह से वॉन ने सोचा कि इस बार उसको भी कुछ ऐसा ट्राई करना चाहिए जिस वजह से उसको जेल ना जाना पड़े। जिसके बाद उसने डिसाइड करा कि अब वो रैपिंग करेगा, क्योंकि इससे पहले तक वॉन को लोग बस 2 ही नाम से जानते थे, पहला ग्रैंडसन और दूसरा क्रिमिनल। कहने का मतलब ये है कि लोग उसको क्रिमिनल कहते नहीं थे, बट जितने क्राइम में वो इन्वॉल्व था उस वजह से लोगों का प्रोस्पेक्टिव उसके लिए क्रिमिनल वाला ही था। और तो और वॉन को ये ग्रैंडसन नाम जेल के अंदर मिला था, क्योंकि जिस तरह से वो जेल के अंदर खुद की केयर करता था वो वहाँ के लोगों को किंग डेविड की याद दिलाते थे, जो कि ब्लैक डिसाइपल्स के फाउंडर थे, जिस वजह से वहाँ के लोगों ने उसको ग्रैंडसन बोलना शुरू कर दिया था। जिसके बाद वॉन अपने एक फ्रेंड बेजू से मिला, और फन फैक्ट तो ये है कि कुछ टाइम पहले इस बंदे ने भी एक मर्डर केस को बीट करा था, बिल्कुल वॉन की तरह। जिसके बाद बेजू के साथ मिलके वॉन ने अपना पहला सॉन्ग बनाया, जिसका नाम था बीट दैट बॉडी, और इस सॉन्ग को बनाने में उसकी हेल्प लिल डर्क ने करी थी। इनफैक्ट लिल डर्क ने वॉन को सपोर्ट करने के लिए ये गाना अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया था, ताकि लोग वॉन को भी जानने लगे। जिसके बाद वॉन ने अपने कुछ और सॉन्ग्स रिलीज करने शुरू कर दिए, जिनमें से एक था प्रॉब्लम, जो कि एक ब्रूटल स्टोरी टेलिंग रैप है। इस गाने के अंदर वॉन डिस्कस करता है मैल्कम स्टकी मर्डर केस और क्रैक मर्डर केस। दरअसल वॉन के ऊपर एक ड्रग डीलर को मारने के भी चार्जेस लगे थे, और उस बारे में भी वो इस गाने में बात करता है।
अब भले ही वॉन ने कभी रैपिंग की प्रैक्टिस नहीं करी थी, लेकिन उसके बाद भी वो स्टार्टिंग से काफ़ी अच्छा म्यूजिक बना रहा था। लेकिन बात बस इतनी सी थी कि लोग उसको अटेंशन नहीं दे रहे थे। आई मीन वॉन के रैप अच्छे होने के बाद भी नहीं चल रहे थे, जिस वजह से उसने डर्क के अंडर कुछ और सॉन्ग्स रिलीज करे। लेकिन उन्हीं में से एक सॉन्ग ऐसा भी था जिसने वॉन को क्रिमिनल की लिस्ट से निकाल के मेन स्ट्रीम रैपर्स की लिस्ट में लाके खड़ा कर दिया, और उस सॉन्ग का नाम है क्रेजी स्टोरी। अब इस सॉन्ग को तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन ये सॉन्ग एक्सप्लेन करने से पहले देख लेते हैं कि वॉन ने इसके बारे में क्या बोला था। दरअसल वॉन के अकॉर्डिंग ये पूरी स्टोरी एक फिक्शनल स्टोरी है। कहने का मतलब ये है कि इस गाने में जो भी बताया गया है वो वॉन ने खुद बनाया है और ये कोई रियल स्टोरी नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि अगर तुमने मेरी YNW मैली वाली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें याद होगा मैंने उसमें बताया था कि मैली के अगेंस्ट कोर्ट में उसी का सॉन्ग यूज हो रहा है जिसका नाम है मर्डर ऑन माई माइंड। तो हो सकता है कि वॉन के केस में ऐसा हुआ होगा कि जो स्टोरी वो इस सॉन्ग में सुना रहा है वो पहले कभी उसके साथ रियल लाइफ में हुई होगी, जिसके बारे में पब्लिक को तो छोड़ो पुलिस को भी पता नहीं चला होगा। और वॉन दोबारा किसी लीगल इशू में नहीं पड़ना चाहता होगा, इसलिए उसने इस गाने को फिक्शनल स्टोरी का नाम दे दिया ताकि आगे चल के कभी उसके ऊपर कोई चार्जेस ना लग जाएं। क्योंकि जितने बेहतरीन तरीके से वॉन ने इस गाने में स्टोरी टेलिंग करी है वो काबिलियत तारीफ है। अब एक नजर डालते हैं किंग वॉन के सॉन्ग क्रेजी स्टोरी के ऊपर। दरअसल इस गाने की स्टोरी 3 लोगों के अराउंड घूमती है, जिनमें सबसे पहले आता है खुद वॉन, दूसरी एक लड़की है जिसका गाने के अंदर कोई नाम नहीं दिया है लेकिन रेफरेंस के तौर पे मैं उसे केट कह रहा हूँ, और तीसरा एक बंदा जिसका सॉन्ग के अंदर तो कोई नाम नहीं बताया है और ना ही इसका फेस दिखाया है, लेकिन रेफरेंस के लिए मैं इसको पॉल कह रहा हूँ ताकि तुम्हें गाना समझने में आसानी हो। अब इस सॉन्ग की स्टार्टिंग में होता ऐसा है कि वॉन केट के साथ मिलके पॉल को लूटने के लिए जाता है और आगे क्या होगा ये तुम्हें सॉन्ग में पता चलेगा। इसके अलावा जिस तरह से वॉन ने इस सॉन्ग को गाया है उसी तरह से मैं तुम्हें इसे हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, और बाकी जो मेजर रेफरेंस होंगे वो मैं तुम्हें हाईलाइट करके वैसे ही दिखा दूंगा ताकि इस वीडियो के बाद जब तुम इस गाने को जाके सुनो तो तुम्हें सारे रेफरेंस समझ आएं। और तो और इसके अलावा इस गाने की पूरी स्टोरी प्रेजेंट में रहती है, जहाँ पे वॉन एक तरफ अपने 2 दोस्तों को बैठ के ये स्टोरी सुना रहा है और दूसरी तरफ वो केट के साथ इस इवेंट को परफॉर्म कर रहा है। गाने की शुरुआत में ये वॉन कहता है कि भाई सुनने में आया है कि एक बंदा टेनेसी से आया है और वो काफी फ्लेक्स कर रहा है। यहाँ पे उसी बंदे की बात हो रही है जिसे वॉन लूटने के लिए जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि वॉन को टिप मिली है कि भाई एक बंदा टेनेसी से आया है और काफी फ्लेक्स कर रहा है, और जिसने वॉन को इस बारे में बताया है वो लड़की केट। इसके अलावा वो वॉन को ये भी बताती है कि आखिर वो बंदा है कहाँ पे। अब क्योंकि वॉन इस लड़की के साथ मिलके ये रॉबरी करने के लिए जाएगा, इसलिए वॉन उससे अपना काम करवाने से पहले ये पूछता है कि तुम क्या खाओगी, जिसके रिप्लाई में वो लड़की कहती है कि मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस अट्रैक्टिव दिखना है। और स्पेशली यहाँ पे जो वर्ड यूज करा है फ्लिक, इसका मतलब होता है अट्रैक्टिव दिखना, और ये बात खुद वो लड़की वॉन से कहती है। क्योंकि अगर तुम म्यूजिक वीडियो देखोगे तो जैसे ही ये लाइन आती है वैसे ही कैमरा एंगल लड़की की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसके बाद वॉन उससे कहता है कि अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, शूज चाहिए या फिर बैग चाहिए। लेकिन ये सुन के वो लड़की हंसने लगती है, जिसे सुन के वॉन कहता है कि भाई ये तो मजाक कर रही है। अगली लाइन में वॉन अपना ऑब्सेशन दिखा रहा है कि वो इस रॉबरी को करने के लिए कितना एक्साइटेड है, जिस वजह से वो कह रहा है कि वो ये रॉबरी करने के लिए एक तो पिम्प भी बन जाएगा या फिर ड्राइवर भी बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी हालत में वॉन को उस बंदे को लूटना है। इनफैक्ट वो इसके साथ साथ केट को भी प्रोस्टिट्यूट बोल देता है, जिसके बाद वॉन कहता है कि चलो स्क्रिप्ट पे वापस आते हैं, क्योंकि ये जो बंदा है इसके पास ब्रिक्स हैं। ब्रिक्स बेसिकली काफी सारे डॉलर्स को बोलते हैं जिन पे रबड़ लगी होती है। इसके अलावा वॉन अपने दोस्तों को ये भी बताता है कि भाई वो जो बंदा था पॉल, उसके गले में आइस्ड आउट चेन्स थी और तो और उसने मैचिंग की घड़ी भी पहन रखी थी। कहने का मतलब ये है कि वॉन जिस बंदे को लूटने जा रहा है वो एक मिलियनर है। जिसके बाद वॉन केट से कहता है कि अब 6 बज गए हैं, चलो उसको फोन करो और उसको विक में मिलने के लिए बुलाओ। विक यहाँ पे बेसिकली विक सिटी का रेफरेंस है। कहने का मतलब ये है कि वॉन उस बंदे को विक सिटी में बुला के लूटेगा, लेकिन तभी वॉन को पता चलता है कि वो बंदा विक सिटी आने से मना कर रहा है। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ओ ब्लॉक पूरे यूएसए की सबसे ज्यादा डेंजरस स्ट्रीट मानी जाती है, जिस वजह से केट कहती है कि वो स्टोर पे मिलेगा, जिसे सुन वॉन कहता है कि कोई बात नहीं, उसको वही करने दो जो वो करना चाहता है। एक्चुअली में यही पूरी स्टोरी का प्लॉट है, मतलब वॉन उस बंदे को उसी के बनाए हुए जाल में फंसा रहा है। इसके अलावा इसमें एक और लाइन यूज करी है जहाँ पे लिखा है लेट इट कुक लाइक स्टू, जिसका मतलब होता है धीरे से सब्जी का पकना। लेकिन यहाँ पे वो सब्जी की बात नहीं हो रही जो हम खाते हैं, बल्कि वॉन के कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे प्लान को सक्सेसफुल होने दो। जिसके बाद वॉन कहता है कि भाई मैंने अपनी गन निकाल ली है, और भले ही मेरी गन पहले से काफी ज्यादा चली हुई है, लेकिन उसके बाद भी ये लोगों को ऐसे शूट करती है जैसे मैंने इसे अभी खरीदा हो। इसके अलावा वॉन अपनी गैंग का स्टेटस बताता है, जहाँ पे वो कहता है कि हम लोग टॉप पे हैं, और भले ही हमने इस गैंग वॉर में अपने बहुत से लोग खो दिए, लेकिन क्या करें, ये चलती ही ऐसे है। अगर तुम्हें याद हो तो वॉन के काफी सारे फ्रेंड्स का मर्डर हुआ था, ये उसी का रेफरेंस है। बट इस सब के बाद भी वॉन अपने ऑप्स को वॉर्न करता है और कहता है कि तुम लोग पहले एक बार स्कोर चेक करो,
कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा एक और बंदा मार दूं, क्योंकि अभी स्कोर चल रहा है 6-24। यहाँ पे बेसिकली जो वॉन ने बोला है 6-24, इसके 2-3 मतलब हैं। पहला तो ये है कि वॉन अपने बॉडी काउंट्स गिनवा रहा है कि वॉन की गैंग से 6 बंदे मरे हैं और सामने वाली गैंग से 24 बंदे मरे हैं। और ये जो 6 है, इसका एक दूसरा मतलब ये भी है कि वॉन का एक ऑप्स था जिसका नाम था टाइक्वान, और उसकी डेथ हुई थी जून के महीने में। तो लोग ये भी कहते हैं कि वॉन उसकी डेथ के बाद उसको डिस कर रहा है। और रही बात 24 की, तो 24 का एक सीधा सा मतलब और है, जो कि है ब्लैक डिसाइपल्स, क्योंकि बी अल्फाबेट दूसरे नंबर पे आता है और डी 4th नंबर पे आता है। अब ये सब बताने के बाद वॉन क्रेजी स्टोरी पे वापस आता है, जहाँ पे वो कहता है कि मुझे फोकस करने दो, मेरा ध्यान नहीं भटकना चाहिए। जिसके बाद वॉन पॉल की बात करता है, जिसने अब कार को डबल पार्क कर दिया है और वो कार से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। और पॉल के पास जो कार है वो है पोर्श, इसलिए वॉन कहता है कि वो देखो उसकी पोर्श जिस पे बना है हॉर्स और जिसका कलर है फोर्थ बेसिकली कोई पर्टिकुलर कलर नहीं है, लेकिन इस सॉन्ग के अंदर येलो कलर को फोर्थ बोला है, क्योंकि अगर तुम किंग वॉन और लिल डर्क का रिमिक्स वर्जन देखोगे तो उस म्यूजिक वीडियो के अंदर पॉल की कार को भी दिखाया है जो कि येलो कलर की पोर्श है। और क्रेजी स्टोरी सॉन्ग के बहुत सारे सीन तुम्हें उस वीडियो में देखने को मिलेंगे जिसमें डर्क है। कहने का मतलब ये है कि इस गाने की जो 2 म्यूजिक वीडियो शूट करी है उन दोनों का कोई ना कोई मतलब बनता है, फिर चाहे वो वॉन वाली हो या फिर डर्क वाला रिमिक्स वर्जन हो। इसके बाद वॉन पॉल के बारे में बताता है कि भाई उसके हाथ में रिंग है, इस बंदे का डिवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन वॉन को पूरा यकीन है कि इस बंदे की वाइफ एक प्रोस्टिट्यूट होगी। और वॉन ने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि ज्यादातर जो मिलियनर लोग होते हैं वो अपनी वाइफ को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, जिस वजह से उनकी वाइफ किसी और के साथ सोती है। और वॉन इसी चीज का रेफरेंस देके उसकी वाइफ को होर बोल रहा है। इसके बाद केट पॉल के पास जाती है और उसके साथ कार में जाके किस करने लगती है उसका ध्यान भटकाने के लिए। और इसी बीच वॉन भी छुपके से वहां पे पहुंच जाता है, बिल्कुल क्रचिंग टाइगर की तरह। क्रचिंग टाइगर यहाँ पे जो बोला है बेसिकली एक मूवी का रेफरेंस है जिसका नाम है क्रचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन। अब मुझे मेरा तो नहीं पता, लेकिन वॉन ने ये मूवी नहीं देखी है, उसने इस मूवी का नाम बस रेफरेंस के लिए यूज करा है। इसके अलावा वॉन यहाँ पे खुद को स्नूप से भी कंपेयर करता है, जो कि एक टीवी शो का फीमेल कैरेक्टर है। और ये जो स्नूप है इसको लोगों को मारने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा जो केआई थी वो भी खुद को स्नूप बोलती थी, इसलिए वॉन भी यहाँ पे खुद को स्नूप से कंपेयर कर रहा है। इसके बाद वॉन कहता है कि भाई मैं माइकल मायर्स की तरह अपना प्रिकॉशन मास्क लगा रहा हूँ क्योंकि पहले ही ब्लॉक में आग लगी हुई है। यहाँ पे जो ब्लॉक ऑन फायर बोला है उसका मतलब रियल आग नहीं है। ओ ब्लॉक में आग लगने का बेसिकली मतलब ये है कि ओ ब्लॉक के अंदर काफी ज्यादा सेंसिटिविटी है। कहने का मतलब ये है कि हर दिन कोई ना कोई अरेस्ट हो रहा है, नहीं तो कोई ना कोई जेल जा रहा है, या फिर सबसे ज्यादा बुरी चीज कोई ना कोई मर रहा है। इसलिए वॉन ने बोला ब्लॉक ऑन फायर, यानी कि ओ ब्लॉक में आग लगी हुई है। और तो और जब भी किसी ब्लॉक में ऐसा होता है तो वहाँ पे पुलिस की हमेशा सिक्योरिटी रहती है, इसी वजह से वॉन ने यहाँ पे प्रिकॉशन मास्क का भी रेफरेंस दिया है। और अगर तुम म्यूजिक वीडियो देखोगे तो वो लिटरली मास्क लगा के ही जाता है। जिसके बाद वॉन पॉल के बारे में बात करता है कि भाई अब तो ये मरेगा, लेकिन वहीं पे वो पॉल का भी स्टेट ऑफ माइंड एक्सप्लेन करता है कि भाई अब वो कहीं केट को मारने ना लगे। जिसके बाद वॉन को अपने ऑप्स नजर आते हैं जो कि वॉन को देख के बोलते हैं व्हाट्स क्रैकन। व्हाट्स क्रैकन का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया है कि क्या चल रहा है, जिसे सुन वॉन कहता है कि भाई क्या, मैं तो लोगों को मारने के लिए ही पैदा हुआ था। और तो और जब बात आइस्ड आउट चेन्स की आती है तो मैं जॉनी डैंग बन जाता हूँ। जॉनी डैंग बेसिकली एक ज्वेलर है जो कि ऐसी ही आइस्ड आउट ज्वेलरीज बनाता है। जिसके बाद वॉन खड़ा होता है और जिस बंदे को वो लूटने गया था उस बंदे की एक आर्म पे गोली मारता है और एक थाई पे गोली मारता है। और इस वक्त तक ये गाना काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है क्योंकि वॉन उस बंदे को लूटने के लिए गया था और उसने उसका मर्डर कर दिया, जिस वजह से वॉन फटाफट वहां से कार लेके भाग जाता है। इनफैक्ट वॉन ये भी एक्सप्लेन करता है कि इस सिचुएशन में या तो मारो या फिर मरो, इन दोनों में से एक ही चीज हो सकती थी। और लास्ट में वो इस गाने को खत्म करता है एक बहुत ही पावरफुल लाइन के साथ, जो कि है वी फ्रॉम 64 एंड 65 नॉट फ्रॉम 63rd। और ऐसा वॉन अपने काफी सारे गानों में बोलता है। जो वॉन का क्रेजी स्टोरी वाला वर्जन है वो तो यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन जो इसका रिमिक्स वर्जन है उसमें इस वक्त तक वॉन एक ऑल्टरकेशन में फंस जाता है जहाँ पे गन बैटल शुरू हो जाता है और वॉन किसी तरह से अपनी जान बचा के वहां से भागता है और वापस अपार्टमेंट में आके वो लिल डर्क को इस बारे में बताता है। जिसके बाद डर्क विंडो से बाहर झांकता है और उसके बाद वो अपना रैप करना शुरू कर देता है। अब रही बात डर्क के वर्स की, तो मैं उसको जब कवर करूंगा जब मैं डर्क के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा। बट फिर भी डर्क अपने वर्स में आते ही बता देता है कि हम लोग शायरक से हैं। और देखा जाए तो ये काफी बड़ी बात है क्योंकि शायरक जैसी जगह पे सरवाइव करना भी मुश्किल बात है। और किंग वॉन और लिल डर्क जैसे लोग तो वहां से निकल के सुपरस्टार बन गए। तो पूरी क्रेजी स्टोरी का बेसिकली मतलब यही था कि वॉन एक बंदे को लूटने के लिए गया था, लेकिन वहां पे उसने उसको गोली मार दी। वॉन ने इस सॉन्ग को बस के अंदर लिखा था क्योंकि वो काफी बोर हो रहा था और उस टाइम पे वो अटलांटा से शिकागो आ रहा था। अब जैसे ही क्रेजी स्टोरी ब्लो अप हुआ तो वॉन का करियर भी ब्लो अप हो गया, जिस वजह से वो शिकागो को छोड़ के डर्क के साथ अटलांटा में रहने के लिए चला गया। His name is Davon Bennett, aka King Von. Let's do it.
जिसके बाद 5 फरवरी 2019 की सुबह 5:30 बजे वॉन, डर्क और बेजू वॉर सिटी रेस्टोरेंट के पार्किंग लॉट में पहुंचे। वहां पे थोड़ी देर बाद ये लोग एक बंदे से मिले जिसका नाम था अलेक्जेंडर वेदरस्पून, जो कि एक स्कैमर था। जिसके बाद ये चारों लोग आपस में बात करने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद इनकी बातचीत ऑल्टरकेशन में बदल गई और वॉन, डर्क और बेजू मिलकर अलेक्जेंडर से लड़ने लगे। थोड़ी देर बाद उस पार्किंग लॉट के पास जो लोग खड़े थे उन लोगों को उस जगह से फायरिंग होने की आवाज सुनाई दी जहाँ पे वॉन खड़ा था डर्क और बेजू के साथ, और उन लोगों को फायरिंग होने की आवाज बार बार सुनाई दी थी। जिसका मतलब यह है कि वॉन, डर्क और बेजू ने मिलकर अलेक्जेंडर को बार बार गोलियां मारी हैं, जिस वजह से उन लोगों ने वहां पे पुलिस को बुला लिया। थोड़ी देर बाद जब क्राइम सीन पे पुलिस आई तो वो लोग अलेक्जेंडर को फौरन पास के हॉस्पिटल में लेके गए क्योंकि उसके थाई पे गोली लगी थी। इस सब के बाद पुलिस ने उस क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी जहाँ पे अलेक्जेंडर को गोली लगी थी, जहाँ पे उन लोगों को इन्वेस्टिगेशन करते वक्त 13 बुलेट के शेल मिले थे। जिसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद लोगों का इंटरव्यू लिया जहां पे उन लोगों ने बताया कि अलेक्जेंडर गोली खाने से पहले कुछ लोगों से बात कर रहा था। जिसके बाद उन चारों में झगड़ा होने लगा और उन लोगों ने अलेक्जेंडर के ऊपर फायरिंग कर दी। और तो और फायरिंग करने के बाद वहां पे एक ब्लैक कलर की SUV आई थी जो कि उन तीनों लोगों को वहां से ले गई। अब ये शूटिंग होने के कुछ टाइम बाद तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन 30 मई 2019 को पुलिस ने सबसे पहले लिल्डर्क को अरेस्ट करा। मैं इस कोड को लिल्डर्क की तरफ से जब एक्सप्लेन करूंगा जब मैं डर्क के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल तुम इतना जान लो कि डर्क के ऊपर 5 डिफरेंट चार्जेस लगे थे जो कि उसको जेल भिजवाने के लिए काफी थे। इसके कुछ महीने बाद पुलिस ने वॉन और बेजू को भी अरेस्ट कर लिया जहां पर उनके ऊपर चार्जेस लगे थे फायरिंग और फायर आर्म के, जिस वजह से पुलिस वालों ने इन दोनों को भी इस केस में इन्वॉल्व कर लिया। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद इस स्टोरी में एक ट्विस्ट आ गया जहाँ पे जैसे ये केस कोर्ट के अंदर गया तो वहाँ पे चीजें ऑटोमेटिकली टर्न डाउन हो गई क्योंकि इस केस का जो जज था उसने ओपोजिशन पार्टी के प्रूफ्स को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और उसने ओपोजिशन पार्टी के प्रूफ्स को इग्नोर करके लिल्डर्क और वॉन को छोड़ने का फैसला करा। जहाँ पे डर्क को बेल मिली थी $2.5 लाख में और वॉन को बेल मिली थी $3 लाख में। और जो क्रेजी स्टोरी का रिमिक्स वर्जन रिलीज हुआ था वो इस इंसिडेंट के बाद ही रिलीज हुआ था। इसके बाद 20 सितंबर 2019 को वॉन ने अपनी पहली डेब्यूट एल्बम रिलीज करी जिसका नाम था ग्रैंडसन वॉल्यूम 1, जिसके अंदर क्रेजी स्टोरी पार्ट 1, 2 और 3 को मिला के 13 और गाने थे और पूरी मिक्स टेप में डर्क के अलावा सिर्फ बू का फीचर था। लेकिन उसके बाद भी ये मिक्स टेप बिलबोर्ड 200 चार्ट्स में 53 नंबर पे आई थी। इसके बाद वॉन का एक और सॉन्ग रिलीज हुआ था जिसका नाम है फोर अफेक्ट। वैसे ये वॉन का खुद का सॉन्ग नहीं था, वॉन इस सॉन्ग में फीचर था और ये सॉन्ग है सिक्स सेंटाना का। इस सॉन्ग के अंदर वॉन ने टूका को भी डिस करा है जो वो हमेशा से करता आया है। कहने का मतलब ये है कि टूका की डेथ के बाद भी वॉन ने कभी कोई मौका नहीं छोड़ा उसको डिस करने का, और सिर्फ वॉन नहीं बल्कि शिकागो के ऑलमोस्ट सभी रैपर्स उसे डिस करते हुए आए हैं। और यही वो रीजन है जिस वजह से हिप हॉप में टूका को इतनी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट मिलती है। अगर तुम फोर अफेक्ट सॉन्ग को सुनोगे तो इसमें जो हुक है उसको सिक्स सेंटाना ने गाया है एंड उसका हुक लिटरली मुझे काफी पसंद आया क्योंकि वो काफी ज्यादा एडिक्टिव है। और रही बात वॉन की तो वो तो अपना हर बार एक नया फ्लो लेके आता है और इस सॉन्ग में भी वॉन ने सेम बीट के ऊपर काफी डिफरेंट फ्लो करा है। क्योंकि अगर तुम क्रेजी स्टोरी का रिमिक्स वर्जन सुनोगे तो उस सॉन्ग के अंदर डर्क का फ्लो बिल्कुल वॉन जैसा है जिस वजह से उसको लिरिक्स लिखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी। लेकिन वहीं पे अगर तुम वॉन को देखोगे तो वो अपने हर सॉन्ग में एक नया फ्लो लेके आता है जो कि एक काफी अच्छी बात है। अब जैसे ही वॉन ने देखा कि उसकी मिक्सटेप काफी अटेंशन कैच कर रही है तो 6 मार्च 2020 को उसने अपनी एल्बम रिलीज कर दी जिसका नाम था लेवॉन जेम्स, जिसके अंदर और भी काफी सारे मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट फीचर थे जैसे YNW मैली, NLE चोपा और यंग गिनेस।